मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण के बारे में। शिक्षण किसे कहते हैं, शिक्षण के तत्व क्या हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, विभिन्न शिक्षण विधियां क्या हैं, कब हमें कौन से शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम लोग शुरू करते हैं शिक्षण के बारे में। तो ध्यान दीजिए मित्रों, किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के बीच विचारों के आदान प्रदान या परस्पर अंतःक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, देखिए शिक्षण की बात करें तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। और मित्रों, शिक्षण के एक कॉर्नर पर कौन होता है, एक कॉर्नर पर होता है शिक्षक। और मित्रों, शिक्षक किसको पढ़ाता है, शिक्षक पढ़ाता है विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को। तो मित्रों, जो देखिए, जो विद्यार्थी होता है, शिक्षक व विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया का मुख्य साधन कौन बनता है मित्रों, मुख्य साधन बनता है पाठ्यक्रम बनता है। मित्रों, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होती है, परस्पर अंतःक्रिया होती है। दोनों के बीच का अंतःक्रिया का साधन कौन होता है, पाठ्यक्रम होता है। और इस सभी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को मित्रों हम लोग शिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों का आदान प्रदान को ही हम क्या कहते हैं, अंतःक्रिया कहते हैं। या विचारों के आदान प्रदान को ही, या हम विचारों के परस्पर अंतःक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। और शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच जो विचारों का आदान प्रदान का माध्यम क्या होता है, माध्यम होता है मित्रों कोई विषय वस्तु हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसे ही हम लोग शिक्षण कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं शिक्षण के तत्व की। बात करें तो मित्रों, शिक्षण आपका कक्षा में होता है, विद्यालय में होता है और समाज में आप दो व्यक्तियों के बीच अंतःक्रिया करते हैं किसी भी समस्या को लेकर। कक्षा में, विद्यालय में हम दो किसी पाठ्यक्रम से संबंधित, पाठ्यपुस्तक से संबंधित कोई समस्या का समाधान करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, हम यहाँ पर विद्यालय आधारित शिक्षण की बात कर रहे हैं। तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार की बात करें तो उद्देश्य के आधार पर शिक्षण तीन प्रकार से होते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण होता है, दूसरा है भावात्मक शिक्षण होता है, तीसरा है मनोगत्यात्मक शिक्षण होता है और इसे ही क्रियात्मक शिक्षण कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जो शिक्षक होता है कक्षा में पहुंचने से पहले बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार पाठ्य योजना बनाता है। और मित्रों, पाठ्य योजना में वह क्या करता है, पाठ्य योजना में उद्देश्य के आधार पर शिक्षण बनाता है कि बच्चे जो है मित्रों चीज़ों का कितना उनको ज्ञान हो सकेगा, इसके आधार पर अपनी शिक्षण विधि वह बनाता है। बच्चे चीज़ों को कितना समझ सकेंगे, उसके भाव को कितना समझ सकेंगे, इसके बारे में वो शिक्षण विधि बनाता है। बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वह उससे क्या कर सकेंगे, अपने जीवन में क्या कर सकेंगे, उस कार्य को कर पाएंगे, किस प्रकार से कर पाएंगे, इसे मनोगत्यात्मक शिक्षण कहते हैं। तो यह शिक्षण के उद्देश्य होते हैं जो शिक्षक पहले निर्धारित करता है कि बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाना है, उनके ज्ञान का विस्तार हो, उनके भाव का विस्तार हो, कार्य को किस प्रकार से करें। तो इसे ज्ञानात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण और मनोगत्यात्मक शिक्षण कहते हैं। अब मित्रों, हम बात करते हैं स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो स्तरों के आधार पर शिक्षण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्मृति स्तर पर शिक्षण, दूसरा है बोध स्तर पर शिक्षण, तीसरा है चिंतन स्तर पर शिक्षण। तो देखिए मित्रों, जो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है यह छोटे बालकों के लिए होता है। इसमें बालक को अमूर्त चिंतन की अवधारणाएं विकसित नहीं होती है, बालक उतना समझदार नहीं होता है, बस उसे चीज़ों को रटवाया जाता है, उसकी स्मृति को मजबूत किया जाता है, चीज़ों को बार बार उसे दोहराया जाता है। यानी कि हम कह लें कि इसमें जो बच्चा होता है बिल्कुल रटंतु तोता की तरह होता है। बच्चे के स्मृति पावर पर जोर देकर उसे अध्ययन करवाया जाता है, यानी कि उसे सिर्फ बिल्कुल रट्टू तोता बना दिया जाता है स्मृति स्तर के शिक्षण पर। देखिए मित्रों, जब बच्चा और थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे बोध स्तर का शिक्षण दिया जाता है, जिसमें बालक चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना शुरू कर देता है कि चीज़ें कैसे बनी हैं, क्यों बनी है, कैसे बनी है, कैसे होगा, इत्यादि क्वेश्चन वह करना आरंभ करता है।
चलिए मित्रों, हम बात करते हैं चिंतन स्तर का शिक्षण। इस स्तर का शिक्षण सबसे उच्च स्तर का शिक्षण कहा जाता है, क्योंकि बालक इसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर में दक्ष हो जाता है। वह चीज़ों को समझने लगता है, अमूर्त चीज़ों को समझने लगता है, सभी समस्याओं का चिंतन मनन करके समस्या का समाधान करने लगता है। तो स्तरों के आधार पर शिक्षण जो होते हैं मित्रों, वह 3 प्रकार के होते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं पूर्व क्रिया अवस्था क्या है। आपसे पूछा जाता है पूर्व क्रिया अवस्था क्या है, तो कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया। तो मित्रों, कक्षा में जाने से पूर्व की गई क्रिया क्या होती है? तो मित्रों, कक्षा में जाने से पूर्व जो शिक्षक होता है पाठ्य योजना बनाता है, इसी पाठ्य योजना को मित्रों पूर्व क्रिया अवस्था कहते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, अंतः क्रिया अवस्था क्या कहलाती है? तो मित्रों, अंतः का मतलब होता है अंदर से, या हम कह लें कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया अंतः क्रिया अवस्था कहलाती है। और कक्षा में जाने के बाद मित्रों जो शिक्षक होता है अंतः क्रिया किससे करता है? अंतः क्रिया करता है विद्यार्थियों से। तो इसलिए मित्रों इसे अंतः क्रिया अवस्था कहते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो शिक्षण विधियों को बात करें तो मित्रों, शिक्षण को रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाने का तरीका शिक्षण विधि है। तो मित्रों देखिए, बालक की रुचि, योग्यता, अभिक्षमता को समझकर जो शिक्षक होता है विभिन्न शिक्षण विधियाँ बनाता है। बालक को कैसे, किस प्रकार से, बालक की अवस्था, आयु को देखकर वह शिक्षण विधियाँ तैयार करता है कि बालक चीज़ों को कैसे जल्द से जल्द समझ सके, कार्य को कर सके, समस्या का समाधान कर सके, जो वह व्यूह बनाता है, इसे मित्रों हम लोग शिक्षण विधियाँ कहते हैं। और अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं पहला पॉइंट है व्याख्या विधि। तो देखिए मित्रों, जो व्याख्या विधि होती है यह उच्च स्तर के लिए होती है। किसी भी चीज़ों या समस्याओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान करना व्याख्या विधि कहलाती है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि में किसी भी छोटी सी समस्या को लेकर उस समस्या के पूरे समाधान को एक शॉर्ट में तैयार किया जाता है, जिसे हम स्पष्टीकरण विधि कहते हैं। विवरण विधि में मित्रों किसी भी समस्या को कम समय में बताया जाता है, पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वर्णन विधि में किसी भी कहानी का वर्णन किया जाता है, उसका विस्तार से व्याख्या भी किया जाता है। कहानी कथन विधि में मित्रों बच्चों को कहानियों सुनाकर सिखाया जाता है। और उदाहरण विधि में जो उदाहरण विधि होती है मित्रों, उदाहरण विधि छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न उदाहरणों को बताकर बच्चों को समझाया जाता है। और अंतिम है प्रत्युत्तर विधि। प्रत्युत्तर विधि में बच्चों से क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं व्याख्या विधि क्या है। कठिन अंशों को सरल बनाना व्याख्या विधि कहलाता है। यानी कि जो कठिन समस्या होती है, जो कठिन टॉपिक होता है, उसके ऊपर अधिकतर व्याख्या करके उसे सरल बनाया जाता है। चलिए मित्रों, देखते हैं अगला पॉइंट है एक पूर्ण एवं विस्तृत कथन क्या होता है। तो मित्रों, कथन कैसा है? पूर्ण है एवं विस्तृत है, यानी कि उसका पूरी समस्या का समाधान हो चुका है। और विस्तृत कथन है तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम स्पष्टीकरण विधि कहेंगे। अगला पॉइंट है मेथड। मेथड को विधि कहते हैं। मेथड विधि शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मेथड विधि शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला पॉइंट है मित्रों प्रदर्शन विधि की क्या विशेषताएं हैं। तो मित्रों, जो प्रदर्शन विधि होती है इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों मिलकर समस्या का समाधान करते हैं, जिसे हम प्रदर्शन विधि कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रदर्शन विधि किसके लिए उपयोगी होती है। तो मित्रों, प्रदर्शन विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इसमें जो बालक होते हैं और छात्र होते हैं दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। अगला पॉइंट है कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने को क्या कहते हैं। तो कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे हम लोग शिक्षण कौशल कहते हैं, कि आपका शिक्षण कौशल किस प्रकार विकसित है, कितना अच्छा है, ताकि बालक उस समस्या को जो आप पढ़ाने जा रहे हैं कितने जल्दी वह सीखती हैं। तो इसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अगला पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण क्या है। तो मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का कौशल होता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षक प्रशिक्षण चलता है, शिक्षक प्रशिक्षण में जो शिक्षक होता है अपनी कक्षा के कुछ ही विद्यार्थियों को पढ़ाता है, फिर उनसे फीडबैक लिया जाता है। देखिए मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित है। तो मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल पर आधारित होता है कि आप किस प्रकार से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की सूची कहाँ तैयार की गई। तो सर्वप्रथम शिक्षण कौशल की सूची स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में तैयार की गई और दूसरा है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में तैयार की गई।
अगला पॉइंट है मित्रों, सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर होता है उद्देश्य को लिखना कि हमारा क्या उद्देश्य होता है। और मित्रों सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर होता है पाठ की प्रस्तावना। पाठ की प्रस्तावना के माध्यम से बच्चों को पाठ का नाम निकलवाना होता है। तीसरा पॉइंट है मित्रों, दृष्टांत कौशल में क्या प्रयोग होता है? दृष्टांत का मतलब होता है देखना, या हम कह लें दृष्टांत कौशल में क्या प्रयोग होता है? चित्र प्रयोग होता है और उदाहरण प्रयोग का होता है। चित्रों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? इसे दृष्टांत कौशल कहते हैं। अगला पॉइंट है दृष्टांत कौशल के प्रकार क्या हैं? तो मित्रों दृष्टांत कौशल के प्रकार हैं, शाब्दिक भी हैं और अशाब्दिक हैं। अशाब्दिक में आपके जो चित्र वाले आ जाते हैं और शाब्दिक वाले में जो उदाहरण देकर हम प्रस्तुत करते हैं, इसे दृष्टांत कौशल के प्रकार हम कहते हैं। कहानी कथन क्या है? तो मित्रों कहानी कथन जो होता है यह शाब्दिक उदाहरण है। शब्दों के माध्यम से हम बोलकर बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहानी कथन क्या है? शाब्दिक उदाहरण है। अशाब्दिक उदाहरण क्या है? तो मित्रों आप मॉडल दिखाकर, चित्र दिखाकर, मानचित्र दिखाकर, रेखाचित्र दिखाकर, प्रायोगिक प्रदर्शन को दिखाकर आप बच्चों को समझाते हैं। इसमें आप उतना नहीं बोलते हैं, बच्चे चित्र को देखकर, मॉडल को देखकर, मानचित्र को देखकर समझ जाते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? अशाब्दिक उदाहरण कहेंगे। चलिए मित्रों हम बात करते हैं कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल क्या है? तो कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल शिक्षक द्वारा कक्षा अधिगम में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल कहलाता है। शिक्षक कक्षा में किस प्रकार से समायोजन करता है, कैसे बच्चों को सिखाता है, पूरा कक्षा व्यवस्था कैसे देखरेख करता है, इसे हम कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल कहते हैं। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन कैसे होता है? तो मित्रों शिक्षण कौशल का मूल्यांकन अनुसूची एवं रेटिंग स्केल के द्वारा होता है, जो 5 स्टार रेटिंग स्केल के माध्यम से भी किया जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, उदाहरण से नियम तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो उदाहरण से नियम तक पहुंचना आगमन विधि कहलाता है। देखिए मित्रों उदाहरण से नियम तक पहुंचने का मतलब होता है सबसे पहले बच्चों के सामने उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, उसी उदाहरण के माध्यम से नियम निकलवाए जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। और मित्रों आगमन विधि की ठीक विपरीत विधि होती है निगमन विधि। तो ध्यान दीजिए मित्रों इसमें क्या लिखा हुआ है, नियम से उदाहरण की ओर क्या कहलाता है? निगमन विधि कहलाती है। पहले बच्चों को नियम बताए जाते हैं, फिर उदाहरण को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम निगमन विधि कहते हैं। जो मित्रों आगमन विधि होती है छोटी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है। जो निगमन विधि होती है उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी होती है। यदि मित्रों हम बात करें नि से नियम होता है और नि से निगमन विधि होती है। इसे आप आसानी से, पहला शब्द नि से नियम, दूसरा है नि से निगमन, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ठीक इसका विपरीत होता है आगमन विधि, या हम कह लें आगमन विधि का ठीक विपरीत होता है निगमन विधि। तो चलिए मित्रों यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।